नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका में आप उच्च न्यायालय के समाचार और उससे उसके फैसले या सुप्रीम कोर्ट के समाचार या उसके फैसले ये हम आपको देने जा रहे हैं। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो न्यूज़ है वो और जो भी फैसला है वो ताज़ा यानी जो न्यूज़ में है उसे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मात्र संदेह पर नहीं चल सकता आपराधिक केस। एक मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के तालबेहाग क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित राम सुंदर लोधी को अपराध से उन्मुक्त कर दिया है और विशेष अदालत द्वारा याची की अर्जी खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि याची पर लगाए गए आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है और चिकित्सा जांच में भी सबूत नहीं मिले हैं। केवल शिकायतकर्ता ने संदेह के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अभियोग चलाने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह आदेश दिया है न्यायमूर्ति समीर जैन ने राम सुंदर लोधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए। याचिका कहना था कि उसको गलत फंसाया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि ही नहीं हुई है और न ऐसा कोई प्रमाण मिला है। दोस्तों, एक अन्य समाचार है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश का पालन करने या अवमानना का आरोप निर्मित करने के 2 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा के ऊपर याची को सहायक अध्यापक भर्ती के मेरिट के आधार पर अलीगढ़ जिला आवंटित करने के निर्देश की अवहेलना करने का आरोप है। याचिका की सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। यह आदेश दिया है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए। याचिका पर अधिवक्ता ने बहस की। दोस्तों, एक अन्य मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश झांसी को 2 माह में याची के खिलाफ चल रहे केस को तय करने का डायरेक्शन दे दिया है। मामले में 21 दिसंबर को अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर ने कैलाश प्रजापति की जमानत अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता ने बहस किया। इनका कहना है कि रक्षा क्षेत्र में याची के खिलाफ अनुसूचित जाति के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। याची की प्रथम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। दोस्तों, एक अन्य समाचार है हाईकोर्ट से ही रिलेटेड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त आयुक्त व संयुक्त निबंधक सहकारिता कानपुर से 16 अक्टूबर 2014 को पारित आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत खिलाफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को यह आदेश जस्टिस न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। जस्टिस यानी न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया। रमेश चंद्र यादव की अवमानना याचिका पर दी। याची अधिवक्ता ने बहस की है। उनका कहना है कि 2014 में याची को बकाया वेतन, ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्ति की परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दे दिया था। पालन न करने पर अवमानना याचिका पर 2015 में नोटिस भी जारी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। संयुक्त आयुक्त संयुक्त निबंधक ने 13 फरवरी 2015 को सचिव सहकारी समिति जिबराम कन्नौज को बकाया वेतन था, प्रबंध समिति को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद क्या हुआ, कोई सूचना नहीं, कोई हाजिर हुआ। इस पर कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनावी माहौल है। दोस्तों, उसको देखते हुए हाई कोर्ट बार बाई लाज में संशोधन का प्रस्ताव का विरोध क्यों हुआ, आइए देखते हैं। यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नियमावली में अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी के लिए निर्धारित अर्हता में मनमाने बदलाव पर आपत्ति जताई है। अध्यक्ष का कहना है कि 25 एफआईआर केस की अनिवार्यता लोकतंत्र की हत्या के समान है। इसमें न आम अनुभवी अधिवक्ता जिसके केसों के फैसले महत्वपूर्ण नहीं है चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाएगा। बदलाव का यह प्रस्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत और अव्यावहारिक है। दोस्तों, आगे का समाचार है। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ में होगी सुनवाई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंधित
मामले पर गुरुवार को विभाजित फैसला सुना दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है, स्कूल और कॉलेजों में इसे पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशीलता इस मामले पर अब बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि अलग अलग राय के मद्देनजर इस मामले को उचित पीठ के गठन के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। हाईकोर्ट ने प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। पीठ की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस गुप्ता ने अपने द्वारा निर्धारित किए गए 11 प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा कि अगर छात्रों को अपने धार्मिक प्रदर्शन को अनुमति दी जाती है तो बंदित का संवैधानिक लक्ष्य पराजित हो जाएगा। उन्होंने 26 याचिकाओं फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में अलग अलग मत है। जस्टिस धूलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया है। हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन तक चली बहस के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कुछ अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि इस मामले में कानून से जुड़ा एक बड़ा सवाल शामिल है, इसलिए इसे 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन यह दलील टिकाऊ नहीं है। IANS के अनुसार जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यदि छात्रा को लगता है कि वह अपने हिजाब में समझौता नहीं कर सकती तो स्कूल के पास उसको प्रवेश करने को रोकने का संवैधानिक अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी हिसाब पर प्रतिबंध का आदेश संविधान के अनुरूप है। दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।